इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। लेकिन केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितने भी मेथड थे ना इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला स्टेप हम सीखते हैं केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, लेकिन जरूरत क्यों पड़ रही है उसकी? क्योंकि जितने भी मेथड थे कोई कॉस्टली है और किसी में क्या है, कोई पोल्यूशन कर रहा है, तो अपने को एक एफिशिएंट मेथड ढूंढना जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर रोल में आया। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है जो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग 100% डिसोसिएट होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट्स। वीक 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, वीक एसिड, वीक बेस। सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर जो कंडक्टर ना करे। ठीक, कंडक्टर दो टाइप के होते हैं फर्दर, एक तो मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक कंडक्टर में चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें आयंस होते हैं। यहां मैटर ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे आयंस ट्रांसफर होते हैं, यानी मैटर ट्रांसफर होगा। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। कॉपर वायर में क्या चेंज आता आपके घर पे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंज आते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। इसकी वेरी हाई कंडक्टेंस होती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आप एक काम करो, यहाँ पे ना एक पूरी एक पाइप बिछा दो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दो और इधर से करंट छोड़ो, उधर तक करंट जाने में टाइम लगेगा। लेकिन एक काम करो, मैं यहाँ तुम एक तार बिछाते हैं यहाँ पे कॉपर की, ठीक, तुम उधर ना उसको जीभ लगा लो ऐसे, और मैं इधर जैसे ही मैं इधर बिजली में लगा कर बटन दबाऊंगा डांस करोगे नहीं, तो बहुत ज्यादा हाई कंडक्टेंस होती है। यहां बटन दबेगा और वहां एक्टिविटी होगी। ठीक, लेकिन इनकी कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती है ना। ऐसे ही अगर आप एक पाइप के थ्रू करोगे ना तो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा झटका उसमें भी लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद। नेक्स्ट, और लेकिन घर पे कुछ भी डोंट ट्राई दिस एट होम। एज टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस बढ़ता है किसका? मेटालिक कंडक्टर का, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ मेटल कंडक्टेंस घटती है। जबकि इसमें टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है, आयन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कभी भी आपने फिजिक्स में फैराडे लॉ थोड़ा पढ़ा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में फैराडे लॉ पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते, लेकिन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एप्लीकेबल है। बेसिक टर्म रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ का आपको पता है, V इक्वल टू I R होता है। कंडक्टेंस आपको पता है, G इक्वल टू 1/R होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R इक्वल टू रो L बाई हो जाता है। रो यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी। अगर आप यहाँ पे L1 पुट कर दो और A1 पुट कर दो, है ना, तो A1 है और L1 है, तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 यूनिट वॉल्यूम हो गया, यानी R इक्वल टू रो हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होती है? कप्पा इज, जैसे वो होता है ना रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुआ? इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज कप्पा इक्वल टू 1/रो। वैल्यू पुट कर दोगे, 1/R इंटू L/A आ गया, तो 1/R होता है G स्टार और 1/R होता है G और L/A होता है G स्टार, जिसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो G स्टार इक्वल टू KR भी रख सकते हो, क्योंकि G इक्वल टू 1/R होता है, तो R उधर चला जाएगा। ठीक, L को 1 पुट कर दो, एरिया को 1 पुट कर दो, वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे G स्टार हो जाएगा 1, तो K इज इक्वल टू G आ जाएगा। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कुछ वॉल्यूम होगी, मान लीजिए V है। अब देखो, कप्पा होता है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं V वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, मतलब अगर मान लीजिए मुझे किसी इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम दे दी जाए, तो उसको कप्पा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उसकी कंडक्टेंस आ जाएगी ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम को कप्पा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आ जाएगी, यानी मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन ली इलेक्ट्रोलाइट की M मोलर, तो इसका मतलब है M मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, एक मोल प्रेजेंट होगा कितने में? 1000/M। तो ये वॉल्यूम आ गया, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस आ गया। ठीक, और इसकी यूनिट आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दोगे कप्पा के किस में? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, तो ये जो फॉर्मूला इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। ठीक, फिर आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इट इज कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा कप्पा इंटू 1000/N। तो नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू N फैक्टर होता है। तो यहां पुट करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाई N फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट,
ये दे रखा है एक सर्टेन कंडक्टिंग सेल filled with 0.05 मोलर K2SO4 solution if it has a resistance of 300 स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है। G स्टार G लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। G स्टार होता है Kr, वैल्यू पुट करो। G होता है 1/r, लैम्डा m होता है कप्पा इंटू 1000/m और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है लैम्डा m पाई n फैक्टर। ये नीट का क्वेश्चन। इसमें 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन का कप्पा दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है। G स्टार पूछ रहा है, अरे G स्टार इक्वल टू Kr, नीट का क्वेश्चन था ये। एनसीईआरटी क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोलर KCl solution is 100 ohm if the resistance of same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520. Calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. Conductivity of 0.1 molar KCl solution दे रखी है आपको ना, ये 0.1 मोलर का रेजिस्टेंस, ये 0.02 मोलर का, ठीक। इसका कप्पा दे रखा है, इसका कप्पा और मोलर कंडक्टेंस पूछा है। देखो G स्टार हमेशा यानी सेल कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां से G स्टार इक्वल टू Kr कर दो। G स्टार आ गया, जैसे ही G स्टार आएगा G स्टार इक्वल टू Kr। G स्टार आपके पास है सेल का, R आपके पास है, तो कप्पा आ जाएगा। कप्पा जैसे आएगा मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000/m। अब देखो यहाँ पे साइमन पर मीटर में दे रखा है, तो उसी में मीटर वाली टर्म में चल रहा है, तो 1000/m इंटू 10⁻⁻⁶ भी करोगे तो ये आपका साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ जाएगा। या आप पहले ही यहाँ पे कप्पा को इस सेंटीमीटर में लेके चलो, फिर सेंटीमीटर में ऐसे आंसर आ जाएगा जो फॉर्मूला आप पढ़ते आए। प्रोसेस सेम है, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे दिया कॉलम का 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन, डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 50 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। R दे दिया, L दे दिया, एरिया आ जाएगा डायमीटर से πr², रेडियस निकाल के। R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है, तो रो आ जाएगा यहां से सोल्व करके। रो के बाद कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है, तो लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, ठीक। नेक्स्ट या 8 एडवांस का क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दी 0.1 मोलर नॉर्मल MgCl2 सॉल्यूशन का 100 और सेल filled with electrode having surface area 1 cm² and 0.5 cm apart is filled with this solution. How much current will flow when potential difference of electrode is 5 volt? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, I पूछा है, R आ जाए तो आ जाएगा ना I, V इक्वल टू IR से। इसकी नॉर्मलिटी दे दी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दी, तो यहां से कप्पा आ जाएगा और जैसे ही कप्पा आएगा आपके पास एरिया और लेंथ है, तो लेंथ बाई एरिया कर दो, G स्टार आ जाएगा और G स्टार इक्वल टू KR होता है। आपके पास लेंथ है, एरिया है, R है, कप्पा आ जाएगा, सॉरी अब कप्पा है, R आ जाएगा, तो R आ जाएगा, V इक्वल टू IR कर देना। IIT एडवांस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कंडक्टेंस दे रखी 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन की और इसमें ऐड कर दिया 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया उसका कप्पा दे दिया। वो बोल रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कप्पा आपके पास है, तो उसकी नॉर्मलिटी और चाहिए ना बस आपको। अरे कप्पा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कप्पा ये दे रखा आपको, क्या चाहिए, नॉर्मलिटी। 0.1 नॉर्मल HCl और 0.1 नॉर्मल NaOH मिक्स किया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम, मान लो 1-1 लीटर है, तो इसके मोल कितने हुए 0.1, इसके भी 0.1, तो 0.1 NaCl बनेगा इक्विवेलेंट, है ना। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना, 1 लीटर प्लस 1 लीटर, डिवाइड बाय 2 कर दो। कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो V मानूंगा, ले भाई V मान ले, ज्यादा कीड़ा है तो यहाँ पे 0.1 V आ जाएगा इक्विवेलेंट, ये भी 0.1 V आ जाएगा, डिवाइड बाय ये 2V करोगे तो V से V फिर कैंसिल हो जाएगा। बात तो एक ही है ना, नहीं समझे यार, कर दोगे तो नॉर्मलिटी आ गई 0.05, वैल्यू पुट कर दो कप्पा और इसकी आंसर आ जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, देखो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने बनाया, मान लीजिए आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा, अगर कैटायन और एनायन में इंटरेक्शन आपस में, तो वो दूर नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे तो उनकी आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी, उसके कारण आयनिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। दूसरा नेचर ऑफ सोलवेंट, अगर कोई सोलवेंट ऐसा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा डिसोसिएट करेगा और ज्यादा डिसोसिएट करेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा जिसके कारण कंडक्टेंस। तीसरा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, अगर विस्कोसिटी बढ़ती है तो गाढ़ापन बढ़ता है, आयन का मूवमेंट घटता है जिसके कारण आयनिक कंडक्टेंस घटता है। हाइड्रेशन होने से, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उससे ज्यादा हाइड्रेटेड साइज बढ़ेगा, उससे मूवमेंट घटेगा, है ना, और आयनिक कंडक्टेंस कम होगी। हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। साइज जितना ज्यादा होगा उसका हाइड्रेशन उतना कम होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा हाइड्रेशन उतना ज्यादा, और हाइड्रेशन जितना ज्यादा कंडक्टेंस उतनी कम। ये नीचे देख लो Li + Mg2 + Al3+, चार्ज बढ़ा हाइड्रेशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम होगी। सिमिलरली LiCl, NaCl, KCl ये रखे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो इनका क्या होगा,
एनायन तो कॉमन है, उसको तो हटाओ। कैटायन देखो, कैटायन पे पहले चार्ज चेक करो, कैटायन पे चार्ज सेम, तो डाउन द ग्रुप गए, साइज बढ़ा, हाइड्रेशन घटा, कंडक्टिविटी बढ़ी। डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ती है, कंसंट्रेशन घटती है, जिसके कारण अल्फा बढ़ता है। अल्फा बढ़ेगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी ऐसा ही होता है। अल्फा तो इनका तो अल्फा चलो लेस देन 1 था, इनका तो अल्फा 100% होता है, लेकिन फिर भी डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ती है, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे जो आयंस है वो दूर हो जाते हैं, उनमें इंटरेक्शन कम हो जाता है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। मोलर कंडक्टेंस ये सीधा फॉर्मूले से, अरे डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट बना रखा था, उसका आपने डाइल्यूशन कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा कि नहीं घटेगा, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटता है। ये तीनों ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ता है, ये गलत है। कर लेंगे। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये ग्राफ से क्वेश्चन आएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि नीट 2026 में इस इक्वेशन का यह ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले सिंपल इक्वेशन याद होनी चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस B इनटू अंडर द रूट C। C इज कंसंट्रेशन, B इज dy हक्कल कांस्टेंट। ठीक, तो ये जो dy कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर सेम है, जैसे NaCl, KCl, RbCl, ये सारे एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, और टाइप आता है चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन के रेशियो से। जैसे NaCl 1:1 टाइप है, KCl 1:1 टाइप है, MgCl 2:1 टाइप है, MgSO4 2:2 टाइप है। 1:1 मत बोल दो ना, कहीं आयन का रेशियो बोल दो, उसके चार्ज का रेशियो Al2SO4 थ्राइस 3:2 है। ठीक, और ये जो इक्वेशन है dy हक्कल इक्वेशन जो है, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इस इक्वेशन के लिए आप लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C वर्सेस रूट C का ग्राफ बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप, तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन। और इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहां आएगा इसका, है ना। और ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बना KCl का, लेकिन वीक एसिड का आपने बना दिया सर, वीक एसिड का एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है ना, ये इसको फॉलो नहीं करता, तो ये बनेगा। बोलो कोई डाउट है? ठीक, कर लोगे याद? एग्जामिनर ये पूछ सकता है ये वीक ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बता दोगे? स्ट्रेट लाइन आएगा स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और वीक का हाइपरबोला आ गया। ठीक, समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट, ये जो रूट C है ये भी ध्यान रखना, यहां पे है ना, कई बार एग्जामिनर C लिख के दे देता है, 4 ग्राफ दे देगा, पूछ रहा कौन सा सही है, तो C का रूट आएगा, C की पावर हाफ आएगी, ये भी ध्यान रखना। कर दोगे? नेक्स्ट, अच्छी ट्रिक है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसी ही ट्रिक्स होनी चाहिए। कोलार्स लॉ ये कहता है, कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कैलकुलेट करना है, कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके जो मोलर कंडक्टेंस अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके इंडिविजुअल आयन की कंसंट्रेशन को ऐड कर दो। मान लीजिए किसी में एक कैटायन है, 2 एनायन है, क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन, क्योंकि 2 एनायन है ना, जैसे NaCl ही करोगे तो लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस, MgCl2 में लैम्डा Mg2 प्लस 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दी रहेगी। Al2SO4 थ्राइस में एल्यूमिनियम की 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 आयन है, और सल्फेट के 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कर दोगे? नेक्स्ट, इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसमें ना नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसमें सीधा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन, चाहे कोई भी है, NaCl, MgCl2, Al2SO4 थ्राइस, सबके लिए कैटायन की प्लस एनायन की, कर देंगे ना। नेक्स्ट, आयनिक कंडक्टेंस दे रखी Mg2 प्लस और Cl माइनस की, अरे मोलर कंडक्टेंस Mg2 प्लस 2 इंटू Cl माइनस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय n फैक्टर। ये दे रखा है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है इस सॉल्ट की, सोडियम पोटेशियम ऑक्जेलेट की, ऑक्जेलेट पोटेशियम और Na प्लस की आपको आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है, ये यूनिट देख के आप समझ गए मोलर कंडक्टेंस है। तो सोडियम प्लस की, ऑक्जेलेट आयन की और
पोटेशियम की ऐड कर दो, मोलर कंडक्टेंस आ गई, n फैक्टर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट आ जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ क्या कहता है भाई, अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है ना, तो आप ये देख लो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयन्स है और उन आयन की कंडक्टेंस आप स्ट्रॉन्ग से ले आओ। जैसे एसिटिक एसिड कैलकुलेट करनी, एसिटेट आयन और H+ आयन चाहिए, तो एसिटेट आयन आएगा सोडियम एसिटेट से और Na+ आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl से। लेकिन जब H+ आएगा, एसिटेट आयन आएगा सोडियम एसिटेट से, H+ आ जाएगा HCl से। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो Na+ और Cl- की एक्स्ट्रा आ गई, तो NaCl की माइनस कर दो। ठीक, अल्फा कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अल्फा आ जाएगा। और अल्फा से फिर आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ जाएगा, K = C∝² करते आए हो, है ना। क्वेश्चन बहुत टफ है, ये मैं समझा नहीं पाऊंगा, कर लोगे? ठीक, NH4OH की बतानी है, जहां पे NH4+ आयन है और OH- आयन है उनकी ऐड कर दो। जैसे NH4Cl की ऐड कर दी, NaOH की ऐड कर दी, एक्स्ट्रा कौन आया Na+ और Cl-, उसकी घटा दो NaCl की। नेक्स्ट, ये नीट के क्वेश्चन है सारे, ये भी नीट का क्वेश्चन था। ये क्या बोल रहा है, NaCl HCl सोडियम एसिटेट की दे दी, और बताओ एसिटिक एसिड की सोडियम एसिटेट प्लस HCl- किसकी, NaCl की माइनस कर दो। नेक्स्ट, ये भी नीट का क्वेश्चन है, NH4Cl OH- Cl- की दे रखी है, NH4OH की पूछ रहा है, NH4+ की आ गई, यहां से OH की ऐड कर दो, इसमें Cl एक्स्ट्रा है, Cl की घटा दो, तो 172 आ गई। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, कप्पा वैल्यू दे रखी है, तो कप्पा × 1000 अपॉन कंसंट्रेशन कर दो, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C आ गया, तो ये C पे कंसंट्रेशन 9.5 डिवाइड बाय इनफाइनाइट वाली करो। अरे वैसे ध्यान रखो, छोटी डिवाइड बाय बड़ा करो, क्योंकि अल्फा लेस देन 1 आना चाहिए। के भी निकाल लो C∝² से। ये भी नीट का क्वेश्चन है। ये M/32 दे रखा है सॉल्यूशन, उसकी कंडक्टेंस दे दी कंसंट्रेशन C पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे दी, तो अल्फा आ जाएगा 8/400, के आ जाएगा C∝²। नीट का क्वेश्चन है ये। टू डिटरमाइन सोल्युबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं वो होते हैं ना के बराबर डिसोल्व, ना के बराबर जो डिसोल्व होगा, तो आपने उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब जैसे AgCl की KSP आती है 10⁻⁻12। अब AgCl की सोल्युबिलिटी कितनी आई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी आई, 10⁻�6। अरे ना के बराबर कंसंट्रेशन है ना, जीरो कंसंट्रेशन हो गई एक टाइप से, लो, वेरी लो कंसंट्रेशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे वो कंडक्टेंस होगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, और इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इक्वल टू सोल्युबिलिटी। तो जो फॉर्मूला आप ये लगा रहे हो, इसमें अगर सोल्युबिलिटी रख दो तो आ जाएगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट के लिए फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करने का, कप्पा × 1000/S। और इससे फिर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। कप्पा दे रखा है सैचुरेटेड AgCl का और वाटर का भी दे रखा है, बोल रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस AgNO3 HCl HNO3 की ये है, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो कप्पा फॉर प्योर AgCl क्या आएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का माइनस वाटर कर दो। ठीक, तो ये 1.4 × 10⁻�6 आ गया। AgCl कैसे आएगा, AgNO3 का ऐड करो, HCl का ऐड करो, HNO3 का माइनस कर दो, 140 आ गया। तो यहां से वो फॉर्मूला लगाओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू कप्पा × 1000 अपॉन सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी आ जाएगा यहां से, और फिर KSP कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे आपका रेडियो सेल होगा, ट्रांजिस्टर सेल जिसको बोलते हैं, डेनियल सेल है वो। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल जिसमें हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे हमारा इन्वर्टर जब है, अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है तो किसका काम कर रहा है अभी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। जैसे ही लाइट चली जाएगी फिर वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने लग जाएगा, गैल्वेनिक सेल का काम करेगा। ठीक, यहां मैंने आपको ये एग्जांपल दिए थे, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें होती है। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो
किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप रोड को रखते हैं ना, तो कोई मेटल रोड की टेंडेंसी होती है वो सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होगी, किसी की टेंडेंसी होती है वो रिड्यूस होगी। अगर हम जिंक रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसकी टेंडेंसी होती है जिंक एटम जिंक 2+ में जाएंगे सॉल्यूशन में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसे जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे मेटल रोड पे, मेटल रोड पे आ नेगेटिव चार्ज, और जिंक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन गए तो पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव या पॉजिटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो यहां पे इस पोटेंशियल डिफरेंस को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन ले लो 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर और 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, नेक्स्ट रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? अब जैसे कॉपर है, कॉपर की आप कॉपर को एक काम करो, कॉपर रोड को ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दो, तो उसमें अपने आप टेंडेंसी होती है कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन से रोड पे जाके डिपॉजिट होंगे, और उनको अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दो रोड को, तो कॉपर रोड पे रिडक्शन होने लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब जनरली क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है नेगेटिव और कॉपर रोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ दिस इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको एसआरपी भी कहते हैं। नेक्स्ट, जब हम जो जिंक का आपने इलेक्ट्रोड बनाया था और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड हमने पीछे पड़ा, उनको हम रखेंगे साइड बाय साइड, राइट में रखा कॉपर का, लेफ्ट में रखा जिंक का। जिंक रोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड रोड पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों को जोड़ दो वायर से, और फिर यहां पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए सोल्ट ब्रिज लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट, और करंट राइट टू लेफ्ट। दिस इज नोन एज डेनियल सेल। समझ आ? ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो जिंक रोड का वेट घटेगा, सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन जाएंगे, जिंक आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी, लेकिन सल्फेट आयन की सेम रहेगी। कैथोड पे होता है रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, वेट ऑफ कॉपर रोड बढ़ेगा, क्योंकि कॉपर 2+ आयन जाके डिपॉजिट हुए कॉपर रेड पे, इस पे ये लाल लाल परत आ जाएगी उसकी, कॉपर 2+ सॉल्यूशन में कम होगा और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। बोलो कोई डाउट है क्या? ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं इसको, हाफ सेल रिएक्शन है ना, हाफ सेल रिएक्शन ऑफ एनोड। ये लिखना था क्या? या समझ जाओगे, या आप एनोड के आगे लिख दो, ये हाफ सेल रिएक्शन किसकी? हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शंस बोला जाता है इनको, ये भी हाफ सेल रिएक्शन। ठीक, फिर दोनों को ऐड कर दो, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? लेफ्ट में लिखा जाता है एनोड, एनोड मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है जिसमें वो लिखो, राइट में लिखा जाता है कैथोड जिसका रिडक्शन हो रहा है वो लिखो, कॉपर सल्फेट से कॉपर में जा रहा है, बीच में 2 डंडे सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सोल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं? सोल्ट ब्रिज बनाते हैं हम जिलेटिन या अगार जेल लेंगे, उसमें ना हॉट कंसंट्रेटेड इनर्ट सॉल्वेंट डाल देंगे, जैसे KCl KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट, और उसका पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट को एक यू शेप ग्लास ट्यूब में भरते हैं, और उस ग्लास ट्यूब को दोनों कंटेनर में उल्टा रख देते हैं। ठीक, पेस्ट क्यों बना? ताकि इधर से इधर आयंस ना भागे। ठीक, और यहां पे आपने जो सोलवेंट लिया है वो इनर्ट सोलवेंट का मतलब है उसमें आयन की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम, कैटायन और एनायन की। ये नहीं कि इधर कैटायन ज्यादा आ गए और इधर एनायन पहुंच नहीं पाए, इधर तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया और इधर अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये नया लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए। अब सोल्ट ब्रिज के फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन इट कंप्लीट्स द सर्किट, सेकंड फंक्शन क्या था? न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, तीसरा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है, चौथा मैकेनिकल मिक्सिंग को अवॉइड करता है। समझ आया? इधर से उधर आयन नहीं जाने देता है। नेक्स्ट, इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी एनसीईआरटी लिख देता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में बिंदी लगा दो, श्रृंगार कर दो, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक, एक बात का ध्यान रखना, आईयूपीएसी ने क्या माना है? जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। और जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, ये येलो वाला एनसीईआरटी ने बोला, व्हाइट वाला मैंने बोला, लेकिन व्हाइट वाला मोर इंपॉर्टेंट है कि हमेशा क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इस बेस को इसको बेस बना के चलेंगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया एग्जामिनर ने, सर फिर क्या करेंगे? अरे ई रिडक्शन लिख दो। ई नोट रिडक्शन क्या होता है? माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी एसआरपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एसओपी। ठीक, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा उसका कैथोड बनेगा। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड क्या होगा? ई नोट सेल। और जो ये ई नोट कैथोड और एनोड रखते हो आप, वो कौन से रखे जाते हैं? एसआरपी या एसओपी? एसआरपी। और वैसे नॉर्मल कंडीशन है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कर लोगे? नेक्स्ट,
ये ई नोड दे रखा जिंक का और कॉपर का, तो कॉपर का ज्यादा है तो वो कैथोड बनाएगा, ये एनोड बनाएगा, कैथोड माइनस एनोड कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये देखो यहाँ पे एजी का दे रखा है, एजी का ऑक्सीडेशन दे रखा है और उसका रिडक्शन दे रखा है, तो पहले क्या करोगे, एजी का रिडक्शन बनाओ। रिडक्शन बनाने के बाद देखा आपने एजी का ज्यादा आ रहा है, किससे, आयरन से, तो इसका कैथोड बनेगा, उसका एनोड, कैथोड माइनस एनोड से क्या आ जाएगा, रिडक्शन ई नोड सेल आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, और ये सेल रिएक्शन लिख लोगे, ठीक। नेक्स्ट ऐसे ही ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों का एसओपी दे रखा है, पहले एसआरपी बनाना, जिसका ज्यादा है उसका कैथोड बनेगा, ठीक। फिर सेल रिएक्शन लिख देना, निकिल निकिल 2 प्लस में जा रहा है, एजी प्लस एजी में जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 लेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऐसे ही ये रिएक्शन कर दोगे सारी। मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको, कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेंगे, H2 गैस पास करेंगे 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पे, कैसे, प्लेटिनम मेटल को इस सॉल्यूशन में डीप करके, तो प्लेटिनम मेटल पे क्या होगा, H2 गैस एडजॉर्ब होगी, तो इसका H2 गैस का ऑक्सीडेशन होगा मेटल सरफेस पे, या H प्लस आयन का रिडक्शन होगा, ठीक। एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये होगी, और कैथोड पे अगर कैथोड बनाओगे तो रिडक्शन की रिएक्शन ये होगी ये मेटल सरफेस पे। और प्लेटिनम रोड जो है, प्लेटिनम मेटल जो है वो क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और आईयूपीएसी ने क्या माना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है, और उन्होंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो 0 कंसीडर किया है। इसका कोई रीजन नहीं है कि 0 क्यों आया, वो 0 कंसीडर किया गया है, ठीक। तो इसका ई नोट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या होता है, 0। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, फिर इसके बगल में जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड बना था ना आपने पीछे, कॉपर का और जिंक का, ऐसे सभी मेटल के सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड बनाए गए, सबको हाइड्रोजन के साथ जोड़ा गया, इनको राइट साइड में रखा गया कैथोड बना के। तो कैथोड बना के जब रखा, ई कैथोड माइनस ई एनोड करोगे, एनोड कौन है, हाइड्रोजन का, इसका 0 आएगा, तो हमें हर बार यहाँ पे ई नोट सेल क्या आएगा, ई नोट ऑफ एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू आती गई, ई नोट का, तो कॉपर का, जिंक का, सारे मेटल का कैलकुलेट किया और उनको एक सीरीज में अरेंज कर दिया, दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शंस लिख के, रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, आगे सीखते जाओगे, ठीक। एलिमेंट विद पॉजिटिव एसआरपी जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं रिड्यूस फॉर्म में, किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं। और जो नेगेटिव एसआरपी वाले हैं वो हाइड्रोजन, उनकी रिड्यूस फॉर्म हाइड्रोजन से कम स्टेबल होती है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक। अब देखो, जिंक का -0.76, हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट और कॉपर का 0.34 वोल्ट, तो सबसे ज्यादा इसका है, तो इसकी रिड्यूस फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर H2 की, फिर उससे कम जिंक की। अब देखो, जिंक का जो है नेगेटिव आता है, अब नेगेटिव एसआरपी तो ये बताता है भाई हाइड्रोजन को आराम से ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसीलिए कभी भी जिंक में हम एसिड्स नहीं रखते, क्योंकि जैसे ही जिंक में आपने HCl, H2SO4 वगैरह रखा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिड का हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, ठीक। कॉपर का पॉजिटिव होता है, इसीलिए कभी भी H प्लस आयन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो आराम से आप कॉपर के बर्तन में HCl रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कॉपर को अगर आपने, कॉपर में अगर HNO3 रख दिया, ये कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्यों इसका H प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं, क्योंकि H प्लस इसका ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। नाइट्रेट आयन जो होता है नाइट्रेट आयन जो होता है वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करता है। रिएक्शन क्या आती है, डाइल्यूट HNO3 हो या कंसंट्रेटेड HNO3, बनेगा क्या, कॉपर, नाइट्रेट और वाटर, गैस कौन सी निकलेगी, डाइल्यूट HNO3 के साथ NO गैस और कंसंट्रेटेड के साथ NO2 गैस। बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है HNO3 किसके साथ, जिंक के साथ, जिंक नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा, NO2 बनेगा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, बस यहाँ पे ध्यान रखना डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बनता है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमने सभी एलिमेंट्स के हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना था, 0। तो सभी को जब अरेंज करते एक सीरीज में, वो जो सीरीज आती है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे नीचे होता है लिथियम जिसका सबसे कम है, सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन जिसका सबसे ज्यादा है। ये बीच वाले बस पढ़ लो, देखने की रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देगा। अब देखो, जब हम ऊपर जाते हैं सीरीज में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, बढ़ेगा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जो जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा उसका रिडक्शन ज्यादा होगा, यानी वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट, अब डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आते हैं,
एसआरपी घटता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ता है, यानी रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ता है, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। सो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन F- सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, ये पॉइंट है एसआरपी के अकॉर्डिंग, एसआरपी को ही आईपीएससी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर किया गया, पहले ही बताया मैंने, है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसका रिडक्शन होगा, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और उसी का क्या बनेगा? कैथोड। तो जिनका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एनोड का काम करेंगे, यानी एसआरपी में नीचे वाला एलिमेंट जो है वो एनोड बनाएगा सेल में, और ऊपर वाला कैथोड बनाएगा। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के बारे में बता दिया, इसका सबसे ज्यादा एसआरपी, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रिड्यूस फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। लिथियम का सबसे कम एसआरपी है, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका नेगेटिव एसआरपी होता है, यानी हाइड्रोजन से कम जिनका होता है, वो हाइड्रोजन को H+ आयन से H2 में रिड्यूस करेंगे, और H+ में रिड्यूस करेंगे तो H2 की रिड्यूस फॉर्म जो है वो उनकी रिड्यूस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक, यही बोलते हैं, उनकी रिड्यूस फॉर्म हाइड्रोजन से कम स्टेबल होगी। और पॉजिटिव एसआरपी वाले H2 को H+ में ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो उनकी पॉजिटिव एसआरपी वालों की रिड्यूस फॉर्म हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल होगी। एनसीईआरटी की लाइन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज्ड टू कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, केएसपी, के इक्विलिब्रियम, और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे की मेटल्स जो है वो क्या है? वो क्या है? वो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो जिसका नेगेटिव होगा वो हाइड्रोजन को इजीली H+ से H2 में रिड्यूस कर देगा, तो सीधे क्या करेंगे? एसिड से H2 गैस डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन HNO3 केस में H+ ऑक्सीडाइज नहीं करता मेटल को, कौन करता है? नाइट्रेट आयन। जैसे जिंक का एग्जांपल बता था, डायरेक्ट HNO3 के साथ जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस वाटर बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फ्रॉम वाटर, वाटर से क्या है भाई? डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी की वैल्यू घटेगी तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ती है। तो मेटल जो मैग्नीशियम के नीचे आती है वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, कोल्ड वाटर के साथ भी H2 गैस डिस्प्लेस कर देगी, और मैग्नीशियम और आयरन के बीच की वार्म वाटर के साथ, और आयरन स्टीम के साथ। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? जो सबसे नीचे आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। नेक्स्ट, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, उससे कम Cl2 से कम Br2 से कम I2, और उल्टा ऑर्डर हो जाएगा हैलाइड आयन का रिड्यूसिंग पावर का। तो F2 है ना, Cl- Br- I- सबको डिस्प्लेस कर सकता है सॉल्यूशन से, Cl2 Br2 I2 में, और Cl2 किसको करेगा? Br- I- को डिस्प्लेस कर देगा Br2 I2 में, लेकिन F- को नहीं कर पाएगा। Br2 I- को कर सकता है, लेकिन I2 किसी को नहीं कर सकता। अब इसमें पूछा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी है? भाई इन चारों रिएक्शन को देखते हुए क्या I2 की औकात है क्या Cl- को ऑक्सीडाइज कर दे? नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, इनमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी है? आपको ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो आप यहाँ पे एसआरपी की वैल्यू, आपने एसआरपी का ऑर्डर लिख दिया, जिसका एसआरपी ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कॉपर का ज्यादा जिंक से, तो कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा, सही है। लेड का ज्यादा है टिन से, तो लेड टिन को ऑक्सीडाइज करेगा, सही है। जिंक का ज्यादा एल्यूमिनियम से, जिंक एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करेगा, सही है। लेकिन क्या कॉपर की औकात है क्या एसी को ऑक्सीडाइज कर दे? नहीं। फिर ये देखे इसने, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो ये एसआरपी का वैल्यू दे रखा है, तो एसआरपी सबसे ज्यादा किसका था? सी का, तो सी की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, उससे कम बी की, उससे कम ए की, सबसे कम डी की। अब इधर बोल रहा है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग, ये देखो इसने एसओपी दे रखा, तो सबसे पहला काम एसआरपी में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद एसआरपी में कन्वर्ट करने के बाद आपने देखा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो घटिया रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे घटिया रिड्यूसिंग एजेंट एस, उससे बढ़िया आर, उससे बढ़िया पी, और सबसे बढ़िया क्यू। फिर ये वैल्यूज दे रखी है ई नोट की, तो ये एसआरपी दिया, ये एसओपी दे रखा, तो पहले क्या करना है इनको? एसआरपी बनाना, फिर इनके रिड्यूसिंग पावर दिखनी है। तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? जिसका सबसे कम आयरन का, उससे कम निकेल, उससे कम एजी, और सबसे कम कोबाल्ट 2+। और इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का। ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन ऑक्सीडाइज करेगा? ऑक्सीडाइज फॉर्म, कोबाल्ट 3+ की सबसे ज्यादा, उससे कम Ag+, उससे कम निकेल 2+, उससे कम आयरन 2+। फिर एक क्वेश्चन दे रखा, रेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी। भाई जो B2 है वो A- को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो B2 क्या है? A- से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो B की ऑक्सीडाइजिंग, B का एसआरपी A से ज्यादा होगा। फिर B2 C को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, तो इसका मतलब C का एसआरपी B से भी ज्यादा है, और A ने D को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो A का जो एसआरपी है वो D से भी ज्यादा है।
तो ये ऑर्डर आया एसआरपी का, पूछा था एसओपी का, कर लेंगे। फिर ये क्वेश्चन है, यहां पे बोल रहा है एसआरपी के ऑर्डर में लगाओ। भाई ए को ऑक्सीडाइज कर दिया H प्लस ने, तो H प्लस का एसआरपी ज्यादा हुआ ए से, और फिर ए ने ऑक्सीडाइज कर दिया सी को, ए का ज्यादा हुआ सी से, फिर ई सी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, यानी ई का एसआरपी सी से कम है। फिर डी और बी में डी ने बी को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो बी का ज्यादा हुआ डी से, और H प्लस डी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, तो H प्लस से ज्यादा होगा डी का, डी से ज्यादा हो गया बी का। कर लोगे। कॉपर सल्फेट इज नॉट केप्ट इन जिंक पोर्ट, सही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा जिंक सल्फेट में, और एसआरपी कॉपर का ज्यादा होता है जिंक से, ये भी सही। नरस्ट इक्वेशन, नरस्ट इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। सर फिर कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या किया था, उसमें हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया था इन रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, उसमें सिर्फ ए नोट सेल आया था। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोड किसी अदर टेम्परेचर पे अदर कंडीशन में दे दिया जाए, फिर आप यूज करते हो नरस्ट इक्वेशन। और नरस्ट इक्वेशन में क्या है, ई एम एन, जैसे मान लीजिए, बोलो मत प्लीज, एम एन प्लस आयन, एम सॉलिड में जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसके लिए लिखा जाता है ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम एन प्लस, सॉलिड कंसेंट्रेशन 1 लिख ली जाती है, ठीक। तो अब यहां पे 1 लिखने के बाद ये बन जाएगा। फिर आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96,487 कूलम पर मोल, ये आपको पता है। फिर इसको लॉग की फॉर्म में लिख दो, ई सेल ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आरटी अपॉन एन एफ log 1 अपॉन एम एन प्लस की कंसेंट्रेशन। और अगर आप क्या लिखना चाहते हो, यहां पे देखो एट 298 केल्विन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, आर की, टी की और एफ की, तो आ जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन log 1 अपॉन एम एन प्लस। तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद ये डेनियल सेल का लिख के बताया था मैंने, एनोड जिंक का होता है, कैथोड कॉपर का होता है। भले ही एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन आप लिखते हो क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब लिखते हो रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे, तो जिंक 2 प्लस है, जिंक में ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं, ई नोट माइनस 2.303 आरटी अपॉन 2f log 1 अपॉन जिंक 2 प्लस। ऐसे ही कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है, तो उसके लिए लिख दिया। तो ये एनोड का आ जाएगा, ये कैथोड का, तो कैथोड माइनस एनोड कर दो, क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। तो ई नोट कॉपर का माइनस ई नोट जिंक का, ये तो हो जाएगा ई नोट सेल, माइनस 2.303 आरटी अपॉन 2f, ये log 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस माइनस 1 अपॉन log 1 अपॉन जिंक 2 प्लस, तो यहां से ये बन जाएगा। और एक टाइप से ना ये सीधा ही लिख दो, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आरटी एनएफ log एनोड अपॉन कैथोड की कंसेंट्रेशन होती है, ठीक। इस पेज को बिल्कुल मत पढ़ो, ये एग्जांपल के लिए लिया था, ठीक। नेक्स्ट ऐसे ही एक एग्जांपल और अगर आप लेंगे, निकिल जा रहा है निकिल 2 प्लस में, एजी जा रहा है एजी प्लस से एजी में, तो ये रिएक्शन हो गई सेल रिएक्शन। अब डायरेक्ट लिखना सीखो, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन 2f log निकिल 2 प्लस अपॉन एजी प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, निकिल का 1 है, कर लोगे। यानी एक टाइप से आप क्या लिख रहे हो, किसी भी सेल रिएक्शन के लिए ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ log, ये क्या है, रिएक्शन कोशेंट, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, कर लोगे। और अगर 298 केल्विन तो इसको 0.059 अपॉन एन लिख लेते हैं, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ नरस्ट इक्वेशन, पीछे आपने वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा है, वो जो फॉर्मूला लिखा है, उससे पहले एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे इधर का 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसका कैलकुलेट करना 25 डिग्री सेल्सियस पे, ई नोट कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट माइनस 0.059/2 log 1 अपॉन उसकी कंसेंट्रेशन, ठीक। ये तो इजी क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, जिंक का पूछ रहा है, जिंक का उसने क्या दे दिया, कंसेंट्रेशन दे दी, लेकिन बोला कि जिंक पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, जिंक सल्फेट 80% हुआ, तो 0.1 मोलर दे रखोगे आप कंसेंट्रेशन। तो जैसे आप कैलकुलेट करते हैं ना, सी में से सी अल्फा गया, तो सी अल्फा बनेगा जिंक 2 प्लस का, तो सी अल्फा रखोगे 0.1 इंटू 0.08 रखी जाएगी। बाकी फॉर्मूला वही है, ई नोट है इसका माइनस 0.76 माइनस 0.059 अपॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिंक 2 प्लस जब रिड्यूस होगा तो log 1 अपॉन ये वाली कंसेंट्रेशन जिंक 2 प्लस की, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या माना, पहले कंसेंट्रेशन आप 1 मोलर मान लो, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ई नोट, ई क्या आ गया, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे पहले, ई नोट के इक्वल आ गया,
फिर दूसरे केस में आपने 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो सेकंड कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो गई, तो ये आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन 0.1 मोलर। तो ये हो गया, इसको क्या लिख दोगे, ये log 10 1 हो जाएगा, E नॉट माइनस 0.0295 हो गया। तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस गया, दोनों का डिफरेंस आ गया रिडक्शन पोटेंशियल का ये वाला। फिर इनका रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस करोगे तो माइनस रख दो। ठीक, नेक्स्ट टू कैलकुलेट ई सेल, ई सेल का फॉर्मूला भी आपने देखा था, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन दे रखी है, इसका ई नोट सेल भी दे दिया, तो ई नोट सेल की वैल्यू -0.059 अपॉन एन, एन यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2Ag प्लस को, जो Ag में गया 2Ag में गया। ठीक, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ निकिल 2 प्लस, प्रोडक्ट साइड सॉलिड और लिक्विड मत लिखना, निकिल 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सोल्व कर दो, हो जाएगा। नीट में आया था एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से। नेक्स्ट एसओपी दे रखा जिंक और कॉपर का, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन। एसओपी दे रखा तो पहले एसआरपी लिख लो, एसआरपी लिख लिया दोनों का, कॉपर और जिंक का। अब देखो खास बात, इसने कॉपर का एनोड बनाया, कैथोड इसने जिंक का बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग सेल रिएक्शन लिखोगे, और सेल रिएक्शन लिखने के बाद ई नोट सेल -0.059 अपॉन 2 log कॉपर 2 प्लस डिवाइड बाई रिएक्टेंट साइड है जिंक 2 प्लस, ऐसे करोगे। पहले आप क्या कर रहे थे, जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, क्यों, क्योंकि जिंक का एनोड था, एनोड अपॉन कैथोड करते हैं ना, अब किसका है, कॉपर का है, कर लोगे, वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ना, इसमें ध्यान रखना ई नोट तो आ ही जाएगा, ये एसआरपी दे रखा, ये एसओपी दे रखा, तो पहले एसआरपी लिखना, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, यहां से देखो वैल्यू से मत देखना, कैथोड किसका, कोबाल्ट का, और एनोड किसका, एल्यूमिनियम का, तो ये आ गया 1.46 वोल्ट, है ना। एल्यूमिनियम जा रहा है एल्यूमिनियम 3 प्लस में, कोबाल्ट 2 प्लस जा रहा है कोबाल्ट में, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 लिए, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 3 से, तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 6 लेगा, तो रिएक्शन जोड़ लिख दी जैसे लिखते आए हो पहले, ई नोट सेल -0.059 अपॉन एन, 6 इलेक्ट्रॉन, लोग एल्यूमिनियम 3 प्लस की पावर 2 और कोबाल्ट 2 प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 3, वैल्यूज पुट कर दो, ये दे रखी है आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू ब्रैकेट में, हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस इसमें जा रहा है, H2 में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा E नोट, E नोट तो इसका 0 होता है, -0.059 अपॉन 2 log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई H प्लस की पावर 2, ये बस ये फॉर्मूला बन गया, H प्लस H2 इज इक्वल टू -0.059 अपॉन 2 log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई H प्लस की पावर 2। ठीक, अब यहां पे बोल रहा है हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन 1 हो जाए, तो ये 1 पुट कर दो, -0.059 अपॉन 2 log PH2 बच जाएगा। प्रेशर अगर 1 बार हो जाए तो यहां पे प्रेशर को 1 बार पुट कर दो, तो ये सोल्व करके यहां पे आ जाएगा -0.059 अपॉन 2 log H प्लस की पावर -2, तो -2 आगे प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.059 इंटू log H प्लस, इसको रख सकते हो -PH, तो E नोट इक्वल टू E सेल इक्वल टू E हाइड्रोजन का -0.059 इंटू PH। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला वही याद रखो, इसको लगाने का कोई फायदा नहीं। ये बोल रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 3, प्रेशर 10 atm दे रखा है, अब लगाओ वो शॉर्ट ट्रिक, पीएच से नहीं होगा ना, पीएच अगर 3 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी, 10 की पावर -3, फिर फॉर्मूला -0.059 अपॉन 2 log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना 10 डिवाइड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2, 10 की पावर -3 की पावर 2, सोल्व कर लो। ठीक, नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम है, इसका दे रखा है प्रेशर पीएच दे दिया 10 और उससे H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर -10, और ये हाइड्रोजन का 1 atm, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, यही वाला फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, प्रेशर 1 है, कर लोगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना, ये रिडक्शन ना बाद में ऑक्सीडेशन कर दो उसको। नेक्स्ट ये दे रखा है एनोड दे दिया ब्रोमीन का, कैथोड दे दिया हाइड्रोजन का, तो पहले तो ई नोट कैथोड माइनस एनोड करो, हाइड्रोजन का 0 है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये चेक करना -1.09 आ गया। ठीक, ये रिएक्शन लिखी जाएगी Br माइनस H प्लस के साथ Br2 H2 में जा रहा, बैलेंस करोगे 2Br माइनस 2H प्लस, ये एक्वस, ये लिक्विड, ये गैस, तो E नोट सेल -0.059 अपॉन 2 log प्रोडक्ट साइड क्या है H2 गैस, प्रेशर ऑफ H2, लिक्विड की कंसंट्रेशन लिखेंगे नहीं, डिवाइड बाय Br माइनस की पावर 2 और H प्लस की पावर 2, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये डेरिवेशन मत देखो, सीधा फॉर्मूला देखो, E नोट सेल इक्वल टू होता है 2.303 RT अपॉन NF log Kc, कर लोगे। फिर ये क्वेश्चन आपके
कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये दे रखा है। इसके लिए ई नोट सेल दे दिया, तो यहां पे वैल्यूज पुट करनी है 298 केल्विन पे, इसको 0.059 अपॉन 2 रख दोगे, log केसी की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपको डेनियल सेल दे दिया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो पहले ई नोट की वैल्यू उसने इलेक्ट्रोड की दे रखी, तो ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड कर दो, कॉपर का माइनस जिंक का, ई नोट सेल आ गया। ई नोट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log केसी, ठीक, ये log केसी इक्वल टू 37 आ जाएगा, केसी इक्वल टू 10 की पावर 37। सेम ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट के, इसके लिए भी के कैलकुलेट करना है। Ag प्लस का दे रखा है, ये देखो मैंने यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, तो पहले क्या कर दोगे SRP, तो ई नोट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड किसका, जिसका रिडक्शन, रिडक्शन किसका हुआ Ag का, तो Ag का माइनस आयरन का, ई नोट आ गया, तो ई नोट इक्वल टू 0.059 अपॉन n log केसी आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, क्या रिलेशन होता है ई सेल और डेल्टा जी में, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F होता है फैराडेज कांस्टेंट, ई सेल आपको पता ही है, ठीक। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव, यानी सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ई सेल ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी पॉजिटिव, ई सेल नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव, सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल काम नहीं करेगा। ई सेल 0 है तो डेल्टा जी इक्वल टू 0, सेल काम करना बंद कर चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई। अब डेल्टा जी आपने पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT क्यों होता है, तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से इसको सोल्व करके आ जाएगा, बोलो मत, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q आ जाएगा। अब अगर आप इक्विलिब्रियम पे ले जाओ, इक्विलिब्रियम पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी 0, ई सेल 0, तो ई नोट सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC, ठीक। और ये फिर डेल्टा जी इक्वल टू नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल होता है माइनस 2.303 RT log KC, यहाँ पे KC ग्रेटर देन 1 है, तो ई नोट log KC ग्रेटर देन 0, ई नोट सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नोट नेगेटिव, KC इक्वल टू लेस देन 1 है, तो log KC लेस देन 0, ई नोट सेल लेस देन 0, डेल्टा जी नोट ग्रेटर देन 0, KC इक्वल टू 1 है तो log KC इक्वल टू 0, ई नोट सेल इक्वल टू 0, डेल्टा जी नोट इक्वल टू 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ना डेनियल सेल का वो दे रखा है, ई नोट सेल, और पूछ रहा डेल्टा जी नोट, फॉर्मूला लगा दो यार। डेनियल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 होता है। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी 0.46 वोल्ट। इसमें बताना है, देखो Ag प्लस जब कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, कॉपर जाएगा +2 में और Ag प्लस जाएगा Ag में, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Ag भी 2 लेगा, तो यहां पे n कितना हो गया 2, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, ठीक। और ये हमेशा ना ये यहां पे F की वैल्यू क्या रखते हैं 96487, और या इजी कैलकुलेशन के लिए 96500, ठीक। और डेल्टा जी नोट की जो यूनिट आएगी हमेशा क्या आएगी, एनर्जी वाली। नेक्स्ट, ई नोट सेल दे रखा है, नेगेटिव है तो बताओ कौन सा इनके लिए करेक्ट है, डेल्टा जी नोट और के इक्विलिब्रियम के लिए। अरे ई नोट सेल नेगेटिव है तो इसका मतलब log के इक्विलिब्रियम नेगेटिव है, के इक्विलिब्रियम क्या है लेस देन 1, डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, ई नोट सेल नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। नीट का क्वेश्चन, गिव्स फ्री एनर्जी दे रखी है डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 के लिए, ठीक। तो बोल रहा है कि ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस रिएक्शन में। आप ये देखो, जो एल्यूमिनियम 3+ है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम में जा रहा है, यहां कितना बन रहा है 4/3 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4/3 मोल कितने लेगा 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, n आ गया 4, वैल्यूज पुट कर दो। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर 2+ इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर आर 0.15 एंड 0.50, देन ई नोट वैल्यू फॉर कॉपर 2+ कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। सबसे पहले ये रिएक्शन लिखी आपने, इसके लिए डेल्टा जी नोट लिखो, n कितना है 1 -1 इंटू F इंटू ई सेल, ई सेल है 0.15, ये ऐसे लिख दोगे, F को F लिख लो, कैंसिल हो जाएगा ना। फिर कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में गया, इसके लिए डेल्टा जी नोट लिख दो, -1 इंटू F इंटू 0.5। आपको चाहिए कि इसके लिए ई नोट, इसके लिए ये रिएक्शन होगी कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है। इन दोनों रिएक्शन में को क्या करूं ताकि ये वाली नेट रिजल्टेंट आ जाए, कॉपर 2+ लेफ्ट में कॉपर राइट में, दोनों को ऐड कर दो, कॉपर प्लस कैंसिल, तो ये रिएक्शन आ जाएगी। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो इसका डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2। इसका डेल्टा जी कैसे लिखा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है -2 इंटू F इंटू ई नोट सेल, और इनका वैल्यू पुट कर दो, यहां से ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी, F कैंसिल हो जाएगा सबका, ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट, कॉपर प्लस अनस्टेबल है सॉल्यूशन में, वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करता है। तो ये बताओ जो रिएक्शन लिखी है 2 कॉपर प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर 2+ एंड कॉपर सॉलिड, कैलकुलेट ई
ई नोट सेल इस रिएक्शन के लिए दे क्या रखा है, ई नोट कॉपर 2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर और ई नोट कॉपर 2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, क्या गिवन है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में गया, इसका दे रखा है ई नोट, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, -2 इंटू एफ इंटू 0.34 वोल्ट। ठीक, कॉपर 2 प्लस कन्वर्टिंग इंटू कॉपर प्लस, डेल्टा जी नोट इसका n है 1 -1 इंटू एफ इंटू ई नोट की वैल्यू। दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से ही आपको ये इक्वेशन लेके आनी है। इसमें क्या है, लेफ्ट में 2 कॉपर प्लस आयन है, लेफ्ट में 2 कॉपर प्लस आयन, लेफ्ट में तो नहीं है, राइट में जरूर है, तो राइट में है तो उस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो सेकंड इक्वेशन माइनस होगी 2 से मल्टीप्लाई करके। अब कॉपर इसमें बोलो मत, राइट है, फर्स्ट में भी राइट है, तो फर्स्ट एज इट इज ऐड होगी, तो फर्स्ट -2 इंटू 2 कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी रिजल्टेंट। तो इसका डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट 1 -2 इंटू डेल्टा जी नोट 2। अब ये हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ, कॉपर प्लस का जब ऑक्सीडेशन होगा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और कॉपर प्लस का जब रिडक्शन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ, 1। तो ये आ जाएगा यहां से डेल्टा जी नोट इक्वल डेल्टा जी नोट 1 -2 डेल्टा जी नोट 2, वैल्यूज पुट कर दो, हो जाएगा, कर दोगे ना। अब तो ई नोट सेल आ जाएगा यहां से 0.38 वोल्ट। IIT एडवांस का क्वेश्चन था ये, और भी जबरदस्त है। देखो अगर आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप मेरे से पूछो नीट 2026 में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, 3 पॉइंट बता रहा हूं, आपके नीट 2026 एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। कौन सा, सबसे पहला ये है, एक तो इसमें देखो ई नोट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ई नोट है ना, कॉपर का अलग, जिंक का अलग, आयरन का अलग, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी Mn+ के कंसंट्रेशन पे। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ई नोट में से बड़ी वैल्यू घटेगी तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल घट जाएगा, और यहां पे Mn+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये लोग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये घट जाएगा, छोटी वैल्यू घटेगी तो ई की वैल्यू बढ़ेगी। समझा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे, आप छोटी प्लेट ले या बड़ी प्लेट ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी सी पत्ती लगाए या पूरी बड़ी मेटल लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और ई सेल ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये जो इक्वेशन है Mn+n इलेक्ट्रॉन लेके m में जा रहा है, तो इसका ई इलेक्ट्रोड ऐसे लिखते ना, E नोट -2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन Mn+। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट 2026 में कि E वर्सेस log 1 अपॉन Mn+ का ग्राफ बनाओ, तो क्या करोगे, y = c + mx, कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप कितना है -2.303 RT अपॉन NF, और इंटरसेप्ट कितना आएगा, E नोट। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है E वर्सेस log Mn+ का, तो आप 1 अपॉन Mn+ को Mn+ की पावर -1 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E नोट + 2.303 RT log Mn+ आ जाएगा, तो यहां पे y = c + mx की इक्वेशन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। स्लोप यहां पे क्या सेम है 2.303 RT अपॉन NF। ये NCERT एग्जाम्पलर में है ग्राफ, और ये आज तक नीट जैसे एग्जाम में नहीं पूछा गया। देखो क्या हालत हो गई एग्जाम की है, NCERT एग्जाम तरह क्वेश्चन नहीं पूछा है, आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और जो मैंने आपको बोला था, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन ए सेल। भाई इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या काम है, ये भी NCERT एग्जाम तरह क्वेश्चन, NCERT की लाइन से। इनर्ट इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अपने सरफेस पे या तो ऑक्सीडेशन कराता है या रिडक्शन करवाता है, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक, तो पहले लाइन पढ़ो, क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, सही है। प्रोवाइड सरफेस एरिया इधर फॉर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या तो ऑक्सीडेशन कराएगा अपने सरफेस पे या रिडक्शन, सही है। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स एरिया फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, अच्छा मतलब एक इनर्ट इलेक्ट्रोड पे दोनों रिएक्शन हो जाएगी क्या एक साथ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसा नहीं होता, ये फोर्थ रॉन्ग हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। देखो ये आपका डेनियल सेल है, तो इसमें जिंक से क्या है, कॉपर की तरफ इलेक्ट्रोड जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट कॉपर से जिंक की तरफ आ रहा है। ठीक, तो ये हमने अब इसके एक्सटर्नल बैटरी जोड़ दी, बैटरी ऐसे जोड़ दी कि करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाए, उल्टी का मतलब जिंक से किसकी तरफ हो जाए, कॉपर की तरफ हो जाए, और उसका एक्सटर्नल वोल्टेज हमने 1.1 से
कम रखा, मान लीजिए 0.5 रखा, तो इसका करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है और हमारे सेल का राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो नेट वोल्टेज का करंट कितना आएगा? 0.6 वोल्ट का। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सेल पोटेंशियल, राइट से लेफ्ट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा नेट लेफ्ट से राइट, नेट करंट जाएगा राइट से लेफ्ट, और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा यानी जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। एग्जैक्टली वैसा जैसा सेल में हो रहा था, बस सेल पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये करेगा गैल्वेनिक सेल का काम। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, अगर ई नोट ई एक्सटर्नल इक्वल हो जाए इसके अपोजिंग में 1.1 वोल्ट, तो नेट करंट क्या आ जाएगा? 0। देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए हम अपोजिंग इलेक्ट्रोड अपोजिट बैटरी लगा रहे हैं, है ना, कितना 1.1 से ज्यादा की, मान लीजिए आपने 2 वोल्ट की लगा दी, तो 2 वोल्ट वाला करंट जा रहा लेफ्ट से राइट, और हमारा नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया क्या? हाँ सही है, और हमारी बैटरी का जा रहा राइट से लेफ्ट, तो नेट करंट क्या आएगा? 0.9 वोल्ट से लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे जो दिखा रखा है ना मैंने येलो में आपको, ये आई नेट दिखा रखा है, आई नेट लेफ्ट से राइट और इलेक्ट्रॉन उल्टा, और ये बैटरी ऐसे दिखाओगे नेट येलो से जो मैंने बना रखी है। ये तो समझाने के लिए किया था ऐसा, ठीक। तो अब बताओ करंट किधर गया? लेफ्ट से राइट गया नेट, और इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट। तो अब क्या होगा? यहां पे जिंक कैथोड की तरह बिहेव करेगा और ये कॉपर एनोड की तरह। तो जिंक पे तो क्या होगा? जिंक डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर डिसॉल्व होगा। बोलो कोई डाउट है क्या? इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पे डिपोजिशन या लिबरेशन ऑफ सब्सटेंस या लिबरेशन ऑफ गैस जो होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस डिवाइस में ये प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले या गैल्वेनिक सेल ले, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। जैसे मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl करेंगे तो उसमें क्या है? उसमें NaCl है, Na+ और Cl- आयंस है। अब कैथोड पे होना है रिडक्शन। देखो ये इलेक्ट्रोड बनाया, ये इलेक्ट्रोड बनाया, इसको आपने एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा, तो नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा? वहां पे जहां पे नेगेटिव टर्मिनल होगा वहां पे रिडक्शन होगा, और जहां पे रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? बोलो, कैथोड कहलाएगा। और जहां पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे एनायन जाके ऑक्सीडाइज होगा, वो क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। तो कैटायन रिड्यूस होगा, Na+ रिड्यूस होगा कैथोड पे, Na सॉलिड बनेगा, Cl- ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, क्या होगा? Cl2 गैस बनेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl या ब्राइन सॉल्यूशन। देखो उसमें ना NaCl में Na+ और Cl- थे, एक्वस NaCl में क्या है? Na+ आयन है, Cl- आयन है, वाटर है, H+ है, OH- है, सारे कंपटीशन में आएंगे और सब रिडक्शन ऑक्सीडेशन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले कैथोड पर रिडक्शन होगा, किसका? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, ठीक। तो हमने सोडियम, वाटर और हाइड्रोजन तीनों का लिख दिया। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका आया? H+ आयन का। लेकिन H+ आयन का रिडक्शन पोटेंशियल तो ज्यादा उसका रिडक्शन होना चाहिए, बट ये सॉल्यूशन में, वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन ना के बराबर होती है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कंपटीशन में कौन बच गया? वाटर एंड सोडियम। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? वाटर का या सोडियम का? वाटर का। तो वाटर रिड्यूस होगा, और वाटर रिड्यूस होगा तो आपको इस रिएक्शन से क्या देगा? वो H2 गैस। तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो जाएगी ये वाली, है ना। फिर एनोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन होगा, या यूं बोल दो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो Cl- वाटर और OH- तीनों में कंपटीशन, तो सबसे ज्यादा आ गया OH- का, लेकिन OH- की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से नेग्लेक्ट। Cl- वाटर में किसमें कंपटीशन में कौन जीत गया? वैसे तो वाटर कंपेरेबल है दोनों का, लेकिन यहां पे Cl- की स्पीड ज्यादा होती है जाकर के ऑक्सीडाइज होने की, तो पहले Cl- ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो मेजर अमाउंट में तो Cl2 मिलता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में O2 भी मिलता है। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, एनोड पे Cl2 मिल जाएगा और थोड़ी अमाउंट में O2। ये कैथोड पे H2 बन रहा है, एनोड पे Cl2 बन रहा है। और इस रिएक्शन में देखो यहां से OH भी बना है, तो एक्वस NaCl का वाटर के साथ जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर में, यानी एक्वस NaCl का, कैथोड पे H2, एनोड पे Cl2, और साथ में क्या बन रहा है? NaOH, जिसके कारण pH ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखो एक्वस NaCl के प्रोडक्ट क्या है? कैथोड पे H2 गैस, एनोड पे Cl2 के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में O2। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl से pH ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुआ है तो स्मॉल अमाउंट में O2 भी ऑब्टेन होती है एनोड पे अलोंग विद Cl2। ये क्वेश्चन ऊपर से ही लिखवा रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये कर सकते हो क्वेश्चन आराम से आप। नेक्स्ट, इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, 3 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? एक तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा।
किसका? जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। अब या तो सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिडक्शन पोटेंशियल याद करो, या ये ट्रिक समझो। क्या है इसमें भाई? फर्स्ट है, सेकंड है, और एल्यूमिनियम के जो कैटायन है वो क्या है? वो अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में स्टेबल है, क्योंकि वो नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन गेन कर रहे हैं। तो अगर एक्वस सोल्ट में डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन में आपने उनको लिया, तो वो रिड्यूस नहीं होना चाहेंगे, तो वो रिड्यूस नहीं होना चाहते, तो वाटर बोलेगा मैं रिड्यूस हो जाता हूं। और वाटर अगर एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूस होगा तो कैथोड पे क्या बनेगा? H2 गैस। और इन कैटायन के अलावा डी और पी ब्लॉक के जितने भी कैटायन है, कॉपर, एजी, निकल, आयरन, टिन, लेड, सब ये क्या है? वाटर से रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते। तो इस केस में क्या बनेगा? मेटल में मेटल बनेगी, कैथोड पे सॉरी। ठीक, नेक्स्ट एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा? जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। किसकी ज्यादा होती है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। या तो सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, ये देखो एनायन ऑक्सीडाइज होना ना, तो एनायन की आपकी दो कैटेगरी बनेगी। एक तो वो जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे Cl-, Br-, I-, तो जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो तो हमेशा ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है, 1 सेकंड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वाटर को बोलेंगे तू रेस्ट कर, हम ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, तो Cl2, Br2, I2 बनेगा इन केसेस में। तो और एनायन आपका नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट या क्लोरेट है, जिसमें सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और क्या बन जाएगा इस केस में? O2 गैस। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जल्दी से बोलो, उधर से और इधर से देख के। एक्वस NaCl से क्या बनेगा? कैथोड, पहले कैथोड का बोलो फिर एनोड का, फास्ट। और कैथोड पे H2, एनोड पे Cl2। एक्वस CuSO4, कॉपर एंड O2, एक्वस AgNO3, Ag और O2, एक्वस BaCl2, H2 एंड Cl2, एक्वस MgSO4, H2 एंड O2, एक्वस NiCl2, Ni एंड Cl2। कर लोगे? सारे हो जाएंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, सोडियम और मैग्नीशियम कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? मोल्टन NaCl या मोल्टन MgCl2 लेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे, कैथोड में क्या बन जाएगा? सोडियम और मैग्नीशियम। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना। लेकिन इसमें क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और कंडक्टिविटी कम होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम फ्लोरोस्पार CF2 और क्रायोलाइट इसमें ऐड करते हैं। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Lf6 है, याद करना NCERT में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में पानी है, H+ है और सल्फेट आयंस है। अब H+ का तो रिडक्शन होगा नहीं क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन क्या है? कम। तो कैथोड में तो कौन रिड्यूस हो जाएगा? सीधा सीधा बोलो, वाटर रिड्यूस होगा, H2 गैस बनेगी। और एनोड पे सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, डाइल्यूट लिया है, तो सल्फेट की बजाय वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2। तो वाटर का ही रिडक्शन हो रहा है डाइल्यूट H2SO4 में, और वाटर का ही ऑक्सीडेशन H2 और O2 मिलेगी कैथोड एनोड पे रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 में कैथोड पे, अरे इसमें तो ना पानी ना के बराबर है ही नहीं, ये मानो। H+ रिड्यूस होगा, H2 बनेगा क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। एनोड पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, H2O8 2- बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल प्यूरिफाई करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। इंप्योर मेटल का क्या बनाएंगे? एनोड, और प्योर मेटल का कैथोड। इंप्योर मेटल ऑक्सीडाइज होगी एनोड पे, और वो एनोड पे से ऑक्सीडाइज होकर आयन से फिर रिड्यूस हो जाएगी कैथोड पे। कर लोगे? नेक्स्ट, इसके बाद ये ध्यान रखना है एनोड का इंप्योर मेटल और कैथोड पे प्योर मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे मान लीजिए सिल्वर पे गोल्ड की परत चढ़ाना है, तो सिल्वर का क्या बना देंगे? सिल्वर का क्या बना देंगे? कैथोड बना देंगे। और सिल्वर का कैथोड बना के यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे? गोल्ड का। तो गोल्ड यहाँ पे जाकर के रिड्यूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी सिल्वर पे किसकी? फिर ऐसे करना चाहे। ठीक, नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अच्छा, मैं वैसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन ना असली के गहने पहनने नहीं चाहिए, चोरी बहुत होती है, खास करके मथुरा जंक्शन पे। नहीं, यूपी में तो ना किसी स्टेशन पे जाओ आप ना, मतलब खासकर लड़कियों को बता रहा हूं, यूपी में तुम जाओगे ना, तो अगर ट्रेन में बैठे भी हो, पहली बात है तो खिड़की बंद रखो, या खिड़की की साइड मत बैठो, और खिड़की की साइड बैठे हो तो अपने गहने निकाल के रखो। लाइव इंसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। वो ना ऐसे चलते रहेंगे, कुछ बेचते रहेंगे, और जैसे ही ट्रेन चलेगी ना, यहाँ ना ये बुजली की बाली किसी ने पहन रखी है और उसमें ऐसे उंगली फंसाई और बाहर चैन किसी ने पहन रखी है, ऐसे झटका मार के खींच लेते हैं, होता है। अरे यूपी में तो बहुत बुरा हाल है यार। कब? मथुरा जंक्शन इसके लिए फेमस है, और ये तब से फेमस है जब मैं आता था 2009-10 में। मैं ये बातें देखता था, सुनता था रेल में। तुमने नहीं सुनी? अब बोल रहे हो क्या यूपी में नहीं है? यूपी अब ठीक, बिहार वाले तुम रहते तो अपनी मत बताओ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कितना? 6.022 × 10⁻23 × 23 ×
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है 96487 कूलम। यही क्या है 1 फैराड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 फैराड होता है। कर लोगे। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेके गया सोडियम में, इसको बोल सकते हैं 1 मोल सोडियम को अगर 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी दे दूं, 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी दे दूं, कितना डिपॉजिट होगा 1 मोल सोडियम। मैग्नीशियम को दे दूं 2 फैराड से पास करने पे 1 मोल डिपॉजिट होता है। ठीक। एल्यूमिनियम में 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने में 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। ऐसे ही Mn प्लस ले लिया, n फैराड इलेक्ट्रिसिटी करने से पास करने से 1 मोल मेटल मिलेगा। n फैराड चार्ज पास करने से 1 मोल मेटल मिला। 1 फैराड पास करने से कितना मिलेगा 1/n मोल। अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा बोलो, n इंटू n फैक्टर कर दूं क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका n फैक्टर कितना है n, 1/n इंटू n कर दिया तो 1 इक्विवेलेंट आ गया। यानी 1 फैराड इज द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये देखो क्वेश्चंस, हमने फैराडे लॉ नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। 9.65 न्यूटन की पावर 3 कूलम चार्ज पास थ्रू मोल्टन LCl3 फाइंड मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड। क्या है चार्ज देखा कूलम में, इसको ना 96500 इससे डिवाइड कर दो, ये फैराड में आ गया। 3 फैराड पास करने पे 1 मोल एल्यूमिनियम मिला। 1 फैराड करने पे पास करने पे 1/3, 0.1 फैराड पास करने पे 1/3 इंटू 0.1, इतने मोल एल्यूमिनियम मिल जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया। मेरा फोन बंद क्यों हो गया। नेक्स्ट, ठीक, ये आयरन 2+ और आयरन 3+ को सीरीज में कनेक्ट किया गया, 1.5 फैराड पास किया गया। बताओ कितना आयरन मिलेगा। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, चार्ज सेम है। इसमें 2 फैराड पास करने पे 1 मोल मिलता है, 1 फैराड पास करने पे हाफ मोल मिलेगा, 1.5 फैराड पास करने पे 1/2 इंटू 1/5 मोल मिल जाएगा। तो मास फाइंड आउट कर दोगे। 3 फैराड पास करने पे Fe3+ से 1 मोल एल्यूमिनियम मिलता है, 1 फैराड से 1/3, 1.5 फैराड से 0.5 मोल एल्यूमिनियम आयरन मिल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5.1 kg एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3। भाई इसमें ना आप है ना ये मास दे रखा है, मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो आपको पता 3 फैराड पास करने से 1 मोल मिलता है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 मोल इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 3 फैराड, तो इतने मोल पास करने, इतने मोल चाहिए, इतना इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, 5 एम्पियर करंट पास किया गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में 40 मिनट के लिए। बताओ कितना जिंक डिपॉजिट हुआ। चार्ज पता करना है। चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू IT, टाइम रखेंगे सेकंड में, तो ये कूलम में आ गया, कूलम से फैराड में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ गया फैराड में आपका चार्ज। 2 फैराड पास करने पे 1 मोल, 1 फैराड पास करने पे हाफ मोल, और इतना पास करने पे इतने मोल। कर लोगे मास। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहला लॉ क्या कहता है भाई, फैराडे ने ये बोला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इट। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया, तो W इक्वल टू Z क्यों लिख देंगे। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, W इक्वल टू ZIT हो जाएगा। अब यहाँ पे Q अगर 1 कर दूं तो W इक्वल टू Z आ गया, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड। और Z का फॉर्मूला भी होता है E/96487। ठीक। अब दूसरा आता है आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है भाई जब आप एक से ज्यादा सेल्स के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उनमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, है ना। ये ऐसा कब होता है, जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, ये 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर दिया कैथोड पे एल्यूमिनियम आयन से, और बोला सेम चार्ज पास किया गया H2 गैस के थ्रू, H+ आयन के थ्रू, तो कितना H2 गैस लिबरेट होगा H2P पे। तो सिंपल सी बात है, पहले एल्यूमिनियम 3+ आयन है, 3 फैराड पास करने पे 1 मोल मिला, ऐसे बोल दो 1 मोल पास करने पे 3 फैराड मिला, और 4.5 ग्राम यानी 4.5/27 इतने मोल विल बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 0.5 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। यूनिटरी मेथड से आ गया। अब H+ आयन के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन पास करोगे, 1 मोल H2 मिलेगा। 2 फैराड से 1 मोल H2 मिला, 1 फैराड से हाफ मोल H2 मिला, 0.5 फैराड से 1/4 मोल H2 यानी 5.6 लीटर एट STP। Electrolysis of dilute aqueous NaCl was carried out by passing 10 milliampere current. Find time required to liberate 0.01 mole H2 gas at cathode। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे आपने करंट दे दिया, ठीक, और टाइम आपसे पूछा है, ठीक, तो Q इक्वल टू IT चार्ज आ गया तो काम हो जाएगा। तो अब ये रिएक्शन होती है आपकी कैथोड पे एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में, तो आप इसमें H2 गैस बनेगी। आप इसको सीधा ये भी लिख सकते हो कि वाटर में H+ से वो H2 में जा रहा है, तो 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जाएगा,
यानी 1 मोल H2 obtained by passing 2 farad electricity, 0.01 मोल obtained by 0.02 farad, और Q इक्वल टू IT कर दो, Q की वैल्यू और I इंटू T कर दो, कर लोगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस obtained at NTB during electrolysis of MgCl2 which produced 8 ग्राम Mg। भाई कैथोड में Mg obtained हुआ, मोल्टन MgCl2 का क्या होगा, तो 8 ग्राम का 1/3 मोल हो गया। 1 मोल Mg मिलता है 2 फैराड से, 1/3 मोल मिलेगा 2/3 फैराड से। और Cl2 क्या है, 2 Cl माइनस जाएगा Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, यानी 2 फैराड पास करने से 1 मोल Cl2 बनता है, 1 फैराड से हाफ मोल बनेगा, 2/3 फैराड पास करने से 1/3 मोल, लीटर में वॉल्यूम आ जाएगी। हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर शुड बी पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन टू कोट ए मेटल ऑफ सरफेस 80 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.005 mm हैविंग सरफेस हैविंग डेंसिटी इतना, मोलर मास दिखाई जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, एरिया परत चढ़ाई गई ना इलेक्ट्रोलिसिस से, एरिया थिकनेस है, थिकनेस को सेंटीमीटर में लाए, एरिया इनटू थिकनेस कर दो, वॉल्यूम आ गई। डेंसिटी दे रखी है तो मास आ जाएगा किसका, Ag का, Ag का मास आ गया, मास से आप उसके मोल्स ले आओ। अब Ag कैसे रिड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जाएगा, 1 मोल Ag ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 1 फैराड, इतना मोल इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग इतना फैराड, तो Q इक्वल टू IT कर दो, T आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 लीटर 1 मोलर AgNO3 2 लीटर 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन था, सीरीज में कनेक्ट किया गया। जब करंट पास किया गया 54 ग्राम Ag डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, तो वॉल्यूम ऑफ H2 बताओ एक्वस NaCl वाले केस में कितनी ऑब्टेन होगी HTB पे। अरे Ag का 1 मोल बना है 1 फैराड से, 54 ग्राम यानी हाफ मोल बनेगा हाफ फैराड से, तो इसमें भी तो हाफ फैराड पास किया गया होगा, तो H प्लस बनता है, H2 बनता है, 1 मोल बनता है 2 फैराड पास करने से, तो 2 फैराड से 1 मोल बना, 1 फैराड से हाफ मोल बना, तो हाफ फैराड पास किया तो 1/4 मोल 5.6 लीटर। नेक्स्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी दैट शुड बी पास टू रिड्यूस 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन गिवन करंट एफिशिएंसी इज 50%, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। इस क्वेश्चन में ये देखो, इस क्वेश्चन में IIT का क्वेश्चन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नाइट्रोबेंजीन जब रिड्यूस होता है एनिलीन में, नाइट्रोजन +3 से -3 में जाएगा, यानी एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 6, तो 1 मोल बेंजीन 6 फैराड इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 1 मोल को रिक्वायर्ड है 6 फैराड इलेक्ट्रिसिटी और 12.3 ग्राम को कितनी रिक्वायर्ड है, यानी 0.1 मोल को 0.6 फैराड, तो I की एफिशिएंसी होती है I यूज्ड बाय I सप्लाइड इनटू 100, तो यहां पे Q भी लिख सकते हो ना, Q यूज्ड बाय Q सप्लाइड, क्यों, Q इक्वल टू IT होता है, तो Q यूज्ड कितना है 0.6 फैराड, Q सप्लाइड आपसे पूछा गया कितना है, इनटू में 100 इक्वल टू 50% एफिशिएंसी है, Q सप्लाइड आ गया 1.2 फैराड, तो इस चार्ज ले आओ कूलम में 96500 से मल्टीप्लाई करके, एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, Q इंटू V, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, करंट ऑफ 3 एम्पियर वाज पास फॉर 2 आवर्स थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इफ 3.125 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर 2+ आयन इज डिस्चार्ज एट कैथोड, कैलकुलेट करंट एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल। भाई 1 मोल ऑब्टेन होता है 2 फैराड पास करने से, और ये मास दे रखा है, इसके मोल आ गए 1/20, 1/20 ऑब्टेन होगा 1/10 फैराड पास करने से, तो Q यूज कितना हो गया 1/10 फैराड, कूलम में ले आए उसको, 9650 कूलम आ गया। Q सप्लाइड कितना है I इंटू T, तो आ जाएगा I इंटू T, T सेकंड में रखना है, तो I एफिशिएंसी कितना होगा I यूज्ड बाय Q I सप्लाइड इनटू 100, तो I की जगह Q रख सकते हो, Q यूज्ड बाय Q सप्लाइड इनटू 100, Q यूज्ड हो रहा और ये Q सप्लाइड था इनटू 100 एफिशिएंसी। नेक्स्ट, बैटरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी। प्राइमरी नॉन चार्जेबल है, जैसे आपका ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल हो गया, रिमोट सेल या रेडियो सेल वगैरह आगे, ट्रांजिस्टर का सेल, मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल चार्जेबल होता है, लेड स्टोरेज बैटरी आ गई, इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। सबसे पहला आपका ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, जो रेडियो में यूज किया जाता है, क्लॉक्स में यूज करते हैं। एनोड इसका बना होता है जिंक का, और कैथोड बना होता है कार्बन का, और पेस्ट होता है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl का। तो एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा जिंक 2+ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा जिंक 2+ में। कैथोड पे MnO2 Mn+4 से +3 में जाएगा, MnOOH बनेगा, ध्यान रखना, और साथ में अमोनिया गैस बन गई। तो अमोनिया गैस क्या करेगी, जिंक 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी ZnNH4+2+, तो इसमें जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मरकरी सेल, ये मरकरी सेल होता है आपका, इसमें कैथोड HgO प्लस कार्बन का होता है, इलेक्ट्रोलाइट KOH और ZnO होता है। एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज होता है, जिंक मरकरी अमलगम से, किसमें, ZnO में, और HgO कैथोड पे वाटर की प्रेजेंस में रिड्यूस होता है, किसमें, Hg में। रिएक्शन जोड़ के देखिए, ZnHg प्लस HgO प्लस कन्वर्टिंग इनटू ZnO प्लस Hg आया, यानी इस रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है। आप याद करो ई सेल कैसे लिखते थे, E नोट सेल -2.303 RT अपॉन NF log एनोड की कंसंट्रेशन आयन की डिवाइड बाय कैथोड की। अब आयन ही नहीं है तो वहां पे कंसंट्रेशन लिखोगे नहीं, log वाली टर्म कैंसिल, ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, E नोट सेल, जो कि हमेशा फिक्स होता है। तो मरकरी सेल का E नोट सेल हमेशा
कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ बिकॉज देयर इज नो आयन इन द सेल रिएक्शन। असर्शन रीजन आ सकते हैं यहां से। नेक्स्ट, सेकेंडरी बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी है, ये इसका डायग्राम है। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, लेड सल्फेट आयन के साथ ऑक्सीडाइज होगा, लेड सल्फेट में PbO2H+ आयन की प्रेजेंस में रिड्यूस होगा PbSO4 में। ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दो, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 विल फॉर्म 2PbSO4 प्लस वाटर। ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रखी। ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। अगर चार्जिंग होगी तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी लेड सल्फेट एनोड पे भी कैथोड पे भी, एनोड पे किसमें जाएगा, लेड में, और कैथोड पे किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, PbO2 में। एग्जाम में पूछा जाता है। निकल कैडमियम बैटरी, ये ज्यादा एफिशिएंट बैटरी होती है लेकिन यूज नहीं करते क्योंकि कॉस्टली है। इसमें कैडमियम का एनोड होता है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है CdO में, और NiOH थ्राइस का कैथोड बनाया जाता है जो रिड्यूस हो जाता है NiOH ट्वाइस में, +3 से +2 में। कर लोगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसमें हाइड्रोजन का एनोड बनाते हैं, ऑक्सीजन का कैथोड बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं NaOH या KOH वगैरह। इसमें आप यहां पे एनोड जो बन रहा है इस पे क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। लिख भी लेना, ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी आपने, है ना। इसकी डेफिनेशन ये होती है फ्यूल सेल की, इट इज अ गैल्वेनिक सेल विच कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनसीईआरटी से लिख लेना, एक ही लाइन है, यही है जो मैंने बोला है। ये गैल्वेनिक सेल होता है जो फ्यूल सेल की जो फ्यूल की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। आ गया याद। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक, ग्रेफाइट रोड बनाई जाती है, इस पे लगा दिया जाता है प्लेटिनम या पैलेडियम जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करेगा। उस पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, H2 जाएगा, H2 जाएगा H2O में, किसके प्रेजेंस में, OH- इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। कैथोड पे O2 H2 के साथ रिएक्शन करके OH- में जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन H2 + O2 विल फॉर्म वाटर। तो बढ़िया पीने योग्य पानी मिलता है। ठीक, एडवांटेज क्या है, पोल्यूशन फ्री है। इसकी जो एफिशिएंसी 70% होती है, जबकि थर्मल प्लांट की 40% होती है। पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा करता है, एफिशिएंसी भी आती है। तो ये यूज करो ना भाई, बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को। मिथेन फ्यूल सेल, जिसका आपको बोले मिथेन का फ्यूल सेल बोले, आपके फ्यूल सेल पता क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मिथेन फ्यूल सेल, मिथेनॉल फ्यूल सेल, जिसका भी फ्यूल सेल आपको बोले, सिंपल क्या करोगे, उसकी कंबसन रिएक्शन लिखनी होती है। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन या ग्रीन कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज। तो आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल का कंडक्टिंग सरफेस है, तो ये कंडक्टिंग सरफेस कहीं और चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं और जाकर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है वाटर में। अब आपको सर H+ आयन कहां से आ, एसिडिक रेन से आ। एसिडिक रेन कैसे हुई, ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, लाइक नाइट्रोजन का, कार्बन का, सल्फर का। ये एयर में नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर है, उनके ऑक्साइड बनते रहते हैं। रेन आएगी, वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेगी, तो वो H+ आयन है। ठीक, तो ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का। तो एक टाइप से क्या बन गया, आपका सेल बन गया कोरोजन का। ठीक, अब इसमें Fe2O+ इसके साथ वापस रिएक्शन क्यों नहीं करता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2O3 में, और Fe2O3 क्या करता है, वाटर के साथ बन के ब्राउन पाउडर बना लेता है, जिसको जंग कहते हैं, रस्ट। उसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी लिख दिया, Fe2+ O2 के साथ H+ के प्रेजेंस में Fe2O3 में जाएगा, Fe2O3 और पानी बनेगा, जिसका फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक, एनोड पे Fe का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका E0 -0.44 होता है। O2 का H+ के प्रेजेंस में वाटर में रिडक्शन हुआ, इसका E0 1.23 वोल्ट होता है। दोनों रिएक्शन को जोड़ दी, 2Fe + O2 + 4H+ कन्वर्टिंग इनटू 2Fe2 + 2H2O। E0 सेल हो जाएगा, E0 कैथोड - एनोड। ये पूछा जाता है, कितना आ गया, 1.67 वोल्ट। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, मेटल के सरफेस पे क्या कर दो, पेंट लगा दो, या बिस्फिनोल के जैसा केमिकल लगा दो, या इलेक्ट्रोप्लोइटिंग कर दो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम की। ठीक, इसके अलावा और क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पर चढ़ा देते हैं, किसकी, इनर्ट मेटल की, लाइक जिंक, एसएन एटसेट्रा। पूरा सब कुछ पढ़ा दिया।